नाज़रीन, इसी टॉपिक पर मजीद बात करते हैं। इमरान खान ने पार्लियामान में खड़े होकर कलअदम तंजीम के अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया। और अभी अली ज़ैदी हमारे साथ मौजूद भी थे, उन्होंने कहा कि स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन वज़ीर आज़म ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा। यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा, और 70,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं उनकी जंग के लिए। यानी इससे ज्यादा जिल्लत सारी, जिधर पाकिस्तानी बाहर थे, आप जिधर पाकिस्तानी बाहर थे आप देखें जो उनके ऊपर गुजरी उस वक्त। मुझे भी याद है, ये 2010 की बात है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया और बोले, वजीर आजम ने उसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया। इमरान खान किसी से ब्रीफिंग ही ले लिया करें। उसामा बिन लादेन दहशतगर्द था, मेरे वतन को बर्बाद किया। इन्होंने उसामा बिन लादेन को आज शहीद डिक्लेयर कर दिया। ये आप निकाल लें, उसमें इन्होंने शहीद डिक्लेयर किया है। वो बंदा इस सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी लेके आया था, वो अव्वल और आखिर दहशतगर्द था। उसने मेरे वतन को बर्बाद किया और ये उसको शहीद कह रहे हैं। और शहीद आप कह रहे हैं, लाया ज़ियाउल-हक था, शहीद आप कह रहे हैं। लेकिन इमरान खान का उसामा बिन लादेन के हवाले से मौक़िफ़ पहले भी कुछ इसी तरह का था। अहमद वलीद साहब और खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, वज़ीर आज़म ने तकरीर तो की, लेकिन एक नई बहस छिड़ गई है, सोशल मीडिया पर एक भूचाल आ गया है, आखिर क्यों? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि जो ऑफिशियल स्टांस है उसको हमें सामने रखना पड़ेगा। उसामा बिन लादेन का जब जिक्र आता है तो अलकायदा उसके साथ लाज़िम व मलज़ूम उसका हिस्सा है, और अलकायदा के बारे में एक डिक्लेयर्ड सिचुएशन है, एक डिक्लेयर्ड स्टांस है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान उसके हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उनको एंडोर्स करते हुए अलकायदा को कलअदम करार दे चुका है। अब ऐसी तंजीम का कोई सरबराह या उसका सरपरस्त, उसको अगर ऑफिशियली हम शहीद करार देते हैं तो मेरे ख्याल में उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। हमें थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है कि हम इस वक्त एक मुश्किल में फंसे हुए हैं, और वो है FATF में हम ग्रे लिस्ट में इस वक्त मौजूद हैं, और भारत की पूरी कोशिश है कि इधर से उधर से किसी न किसी जगह का कोई गुनाह उठा के पाकिस्तान के सर पे डाला जाए और पाकिस्तान को जो है वो ब्लैक लिस्ट करवाया जाए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं और आप ही नहीं, हुक्मरान हमसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझते हैं। लिहाजा मेरा अपना ख्याल ये है कि इस सारी चीज़ को बहुत मोहतात अंदाज में लेके चलने की ज़रूरत थी। और आपने वो जो क्लिप दिखाया उसमें भी अगरचे मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने बहुत कोई वाज़ेह स्टांस नहीं दिया, उन्होंने कहा मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन इमरान खान साहब जब अपोजिशन लीडर थे, जब PTI के चेयरमैन थे, उस वक्त अगर वो कोई बात करते हैं तो वो डिफरेंट है। लेकिन बतौर वज़ीर आज़म जब कोई वो बात करते हैं और वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कौमी असम्बली में खड़े होकर वो बात कर रहे हैं, तो वो एक ऑफिशियल वर्जन बन जाता है पाकिस्तान का, और उसके लिए हमें बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि मोहतात रहने की ज़रूरत है। जब बिल्कुल मोहतात रहने की ज़रूरत है। खालिद अजीम साहब, अहमद वलीद साहब, इंडियन TV चैनल्स इस वक्त लगा लें, अभी मैं देख भी रही थी, वहाँ पे हेडलाइंस बन रही हैं, वहाँ पर ईद का समा है, जश्न का समा है, इस एक लफ्ज़, इस एक स्टेटमेंट की वजह से। देखिए, हमने अब पूरी दुनिया को एक मौका फराहम किया है कि वो हमारे ऊपर अटैक्स करें, और इंडिया तो ऑब्वियसली खुश होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट के अंदर ऑफिशियली उसामा बिन लादेन को शहीद डिक्लेयर किया। कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था। स्लिप ऑफ टंग ये था कि उनको मारा गया, फिर उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया कि नहीं, उन्हें शहीद किया गया। उससे पहले जो उनकी स्टेटमेंट्स है वो आपने अभी सुनवा दी, और उससे पहले जो उनका स्टैंस है वो भी क्लियर है। यानी कि पाकिस्तान एक फैक्टर के जाल में फंसा हुआ है। एक तरफ हम कालादम तंजीमों की दहशतगर्दी की जो फंडिंग है उसको रोकने के चक्कर में अपना नाम जो है ग्रे लिस्ट में से निकालना चाहते हैं, जबकि अगर इस तरह की बातें होंगी तो फिर लाजमी हम ब्लैक लिस्ट में जाएंगे। लेकिन दुनिया को ये मौका फराहम करना, यानी कि ऐसी, जैसे खालिद साहब कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की
जो जितनी करारदादें हैं, जितनी रेजोल्यूशंस हैं और पूरी दुनिया के स्टांस को हम चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं, आपने बड़ा जुल्म किया। अगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर होते तो उस वक्त अमेरिका अगर इस तरह से एक्शन करता, ऑपरेशन करता, तो पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होना था? या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होते और उस वक्त जो उसामा बिन लादेन और तालिबान जितनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहे थे, तो किस तरह से हैंडल करते उनको? क्या उनसे पाकिस्तान ने बारहा कोशिश नहीं की बातचीत करने की उस टाइम पे भी? लेकिन तालिबान तो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे। बातचीत कैसे होती है कि अगर कोई दहशतगर्दी के एक्ट्स कर रहा है पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर, तो पाकिस्तान उससे बातचीत उसी सूरत में करेगा कि आप असलहा फेंक दें। वो असलहा फेंकने के लिए तैयार नहीं थे। अहमद वली साहब आपका और खालिद अजीम साहब आपका बहरहाल यही कहना है कि रवैया होना चाहिए था इस मामले के हवाले से। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मरे को मारे शाहमदार, ये कहावत इस वक्त कराची वालों पर सादिक आती है। ओवर बिलिंग से परेशान कराची वाले अब एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के दोहरे अजाब से दो चार हैं। रोशनियों का शहर अंधेरों में डूबा हुआ है। शहर का दर्जा हरारत 40 है और फील लाइक 48 है। हवा में नमी का तनासुब 70% है। हवाएं बंद हैं। कोरोना के बायस लोगों को घरों में रहने की हुकूमती ताकीद है और ऐसे सख्त हालात में एक इदारा 3 करोड़ लोगों की चीखें निकलवा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर चीफ जस्टिस ने सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि जिस मुल्क में 18 घंटे बिजली ना हो, वहां की आवाम हुकूमत की बात क्यों मानेगी? तमाम दफातर, मार्केट्स जल्द बंद हो जाती हैं और अब तो बिजली की तलब भी पहले से बहुत कम हो गई है। लॉकडाउन में लोड शेडिंग कैसे हो रही है? बात सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट तक जा पहुंची है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने बदतरीन लोड शेडिंग पर कौमी असेंबली से इजलास से वॉकआउट किया। कराची के इलेक्ट्रिक का इदारा और हैदराबाद में हैस्को का इदारा, उसने कराची के अवाम और हैदराबाद के अवाम की ज़िंदगी अजीरन की हुई है। जनाब वाला, इस वक्त सूरत हाल यह है कराची की, हैदराबाद की के लोग जो है सड़कों पर एहतजाजन निकले हुए हैं। आज वहाँ का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है और लोग जो है एहतजाज के लिए रोडों के ऊपर हैं। कई ने जिस मुशक्क़त और मुसीबत में लोगों को डाला हुआ है। आज मैंने बात की तो वहाँ से ये पता चला कि फर्नेस ऑयल नहीं दिया जा रहा। जनाबे वाला, हुकूमत कहाँ है? एमक्यूएम पाकिस्तान का ये जायज़ हक बनता है कि आज अपने अवाम के साथ खड़ी होने के लिए हम जो है इस ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट करते हैं। के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहरियों को एक पैगाम भेज दिया जाता है कि आपके इलाके की बिजली फर्नेस ऑयल की कमी, गैस शॉर्टेज या मेंटेनेंस की वजह से बंद रहेगी। लेकिन हकीकत यह है कि के इलेक्ट्रिक ने विफाक को फर्नेस ऑयल की फराहमी की दरखास्त ही 2 जून को दी थी। असूलन ये दरखास्त अप्रैल के महीने में देनी चाहिए थी। गुज़श्ता माह पेट्रोलियम सेक्टर के पास तकरीबन 30,000 टन इजाफी फर्नेस ऑयल मौजूद था, जिसे एक निजी पेट्रोलियम कंपनी ने बिना प्रॉफिट या लॉस के एक्सपोर्ट किया। अगर कि इलेक्ट्रिक इस वक्त फ्यूल के लिए अर्जी दे देता और बाहर भिजवाया गया ये ऑयल कराची के लिए दे दिया जाता, तो लोड शेडिंग की दूसरी अहम वजह मेंटेनेंस भी करार दी जा रही है। लेकिन कराची के अवाम सवाल ये कर रहे हैं कि ये कौन सी मेंटेनेंस है जो दिन रात जारी रहती है और ये सारी मेंटेनेंस महज गर्मियों में ही क्यों होती है? जून से सितंबर के गर्म महीनों के बजाय अक्टूबर मार्च तक मुतदल मौसम में मेंटेनेंस क्यों नहीं की जाती? और फिर एक और सवाल कि एसओपीज़ के तहत तालीमी इदारे, पार्क्स, ऑफिसेज और बेशतर मार्केट्स जो बंद पड़ी हैं और जो खुली हैं, वहाँ भी कारोबार शाम 7 बजे ही बंद कर दिया जाता है। बिजली की डिमांड आधी हो गई है, लेकिन फिर भी सप्लाई में बंदिश ये समझ से बालातर है। समा के नुमाइंदे वहाब कामरान हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। वहाब, के इलेक्ट्रिक ये कहता है कि फर्नेस ऑयल की कमी है, असल कहानी क्या है इसे?
सिद्रा, इस बात में तो बिल्कुल हकीकत है कि फर्नेस ऑयल की शदीद कमी का सामना है के इलेक्ट्रिक को, और इस कमी की जिम्मेदार भी के इलेक्ट्रिक है, क्योंकि जैसा कि आपने ओपनिंग में ही बताया कि के इलेक्ट्रिक ने जो ख़त लिखना चाहिए था उसको अप्रैल के महीने में वो 2 जून को लिखा पीएसओ को कि फर्नेस ऑयल की किल्लत का सामना होगा कंपनी को, और जून के महीने के लिए के इलेक्ट्रिक ने पीएसओ से 1,30,000 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल की डिमांड की, जबकि पीएसओ ने अगले ही दिन जवाब दिया कि इलेक्ट्रिक को कि हम आपको 90,000 मैट्रिक टन से ज़्यादा जून के लिए फर्नेस ऑयल फराहम नहीं कर सकते। यानी कि जून के लिए के इलेक्ट्रिक को औसतन तकरीबन 1,300 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल की किल्लत का सामना है। ये अच्छी खासी जो है वो शॉर्टफॉल है के इलेक्ट्रिक को जिसका सामना है। दूसरी जानिब यह भी बताया जा रहा है कि कम से कम जुलाई के वस्त तक कराची के शहरियों को इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 कार्गोज़ ने आना है, उनके टेंडर्स अभी 29 तारीख को जारी होंगे टेंडर्स, और उसके बाद वो कार्गो पेट्रोल फर्नेस ऑयल लेकर आएंगे और फिर बिजली पैदा होगी। तो तकरीबन 1,40,000 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल आना है इन कार्गोज़ के थ्रू, लेकिन अभी उसमें वक्त दरकार है और कहा जा रहा है कि 9 से 18 जुलाई के बीच ये कार्गोज़ पाकिस्तान पहुंचेंगे। तो जाहिर है अभी अच्छा खासा इंतज़ार करना पड़ेगा कराची वालों को। अब नेपरा ने भी गुज़श्ता रोज़ नोटिस लिया और के इलेक्ट्रिक से ये तमाम तफसीलात तलब की हैं कि कब आपने फर्नेस ऑयल मांगा था, और नेपरा का कहना है कि हम चेक करेंगे वाकई के इलेक्ट्रिक की जानिब से कोताही की गई इस हवाले से, क्योंकि रेगुलेटरी डिपार्टमेंट किया जाएगा। कामरान साथ में ये मेंबर नेशनल असेंबली उसामा कादरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उसामा कादरी साहब, आपने एहतजाज किया वो हमने देखा, लेकिन ये बताइए कि फर्नेस ऑयल और गैस की कमी का जिम्मेदार कौन है? इस बात की तहकीकात होनी चाहिए, और जून के महीने से पहले और फर्नेस ऑयल दरामद क्यों नहीं किया गया, इस चीज की भी तहकीकात होनी चाहिए या नहीं? बहुत शुक्रिया सिद्रा आपका। आज जो हमने एहतजाज किया है वो यकीनन कराची शहर के उन शहरियों के हवाले से किया है कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से शहरी जो है वो अपने घरों पर बैठे हैं, लॉकडाउन हो और SOPs का ख्याल रखा जाए, और दूसरी जानिब इस वक्त पूरा कराची एक ऐसा अजीब मंजर पेश कर रहा है कि लोग घरों में बैठने के काबिल नहीं रहे। टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, और सूरत हाल ये है कि लोग जो है अपने घरों में बैठने के काबिल नहीं है और लोग बाहर निकल रहे हैं। और जहां तक आपने कहा कि इसकी जिम्मेदारी किस पर डाली जाए, तो माजरत के साथ कि यहाँ पर तो हर चीज़ की जिम्मेदार जो है या सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है। माजरत के साथ अभी जो मालूमात है हमारी, मेरे मुताबिक 1,000 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज है पर डे। तो अब मुझे बताइए कि ये क्या हुक्मरानों को पहले से मालूम नहीं था कि शॉर्टेज जो है वो चल रही है इस वक्त? तो लोगों को जो है गाड़ी अपनी मोटर बाइक में डालने के लिए पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो मैं कैसे ये अज्यूम कर लूं कि वो शहर जो कराची जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में केई को हाई टैरिफ देता है, सबसे ज्यादा केई को टैक्स की मद में सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है, उस शहर के साथ, उस शहर के लोगों के साथ जो है कितनी बड़ी ज्यादती है। अब अगर ये कहा जाए, मैं खुद ही सवाल का जवाब मैं आज खुद देता हुआ चलता हूँ कि अगर ये कहा जाए कि जी केई जो है प्राइवेट इदारा है, तो माजरत के साथ क्या प्राइवेटाइजेशन के बाद जो है शुतर बेमहार की तरह जो है इदारों को छोड़ दिया जाए? लेकिन केई में मेरे अंदाजे के मुताबिक 26% शेयर जो है वो वफाकी हुकूमत का भी है। तो जनाब, क्या हम जो है क्या अपनी पब्लिक को, अपने लोगों को, उस शहर के लोगों को कि जो केई को पाल रहे हैं, और केई के वो इलाके, वो मैं कराची शहर के वो इलाकों का भी तस्करा करना चाहूंगा कि जहां पर 80% जो है कलेक्शन जो है वो बिजली के बिलों की मद में भरपूर अदायगी होती है, और वो इलाके जो एग्जेम्प्ट थे लोड शेडिंग से, आज वहां पर जो है 6 घंटे से 7 घंटे उन इलाकों। उसामा साहब, मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि इस एहतजाज से आप आगे बढ़कर क्या करेंगे? तो सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज साहब, ये बताइए कि के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग के खात्मे के लिए क्या इकदाम होंगे और कब तक आवाम इस अजियत से निकल पाएंगे? देखिए जी, कराची इलेक्ट्रिक और सेपको, हेस्को, ये सब ने पूरे सिंध के लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है। कराची में कल परसों से लोड शेडिंग जो है तकरीबन 11-12 घंटे के करीब उन्होंने कर दी है, और फौरी तौर पे हमने नोटिस दिया सिंध गवर्नमेंट ने, और
कराची इलेक्ट्रिक से भी हमने रब्ता किया और नेपरा को भी हमने कहा है कि वो नेपरा के लोग भी इसको मतलब सीरियसली ले रहे हैं और उसकी इंक्वायरी भी हो रही है। लेकिन इम्तियाज शेख साहब, इस बात का अंदाजा है कि कोरोना वबा और इस सूरत हाल में जब लोग घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और जो मरीज खासकर घरों में आइसोलेट हैं, अमवात में इजाफा हो सकता है, ये खदशा आपके सामने है। लेकिन एक बात आप जवाब पूरा सुन लेना जी। इनके पास इस वक्त फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज है नंबर 1, और गैस सप्लाई कम कर दी गई है, जो कि कराची इलेक्ट्रिक के बकौल उनकी जो पीएसओ जो उनको सप्लाई करता है, जहां से वो परचेज करते हैं, पीओसी के पास फर्नेस ऑयल नहीं है। और वो फर्नेस ऑयल क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट ने मार्च के पहले हफ्ते में लेटर लिख के पीएसओ को मना कर दे इम्पोर्ट जो थी फर्नेस ऑयल की, इस पर बैन लगा दिया था और रिफाइनरीज पर भी बैन लगा दिया गया था कि वो फर्नेस ऑयल नहीं मंगाएंगे। जब फर्नेस ऑयल नहीं मंगाएंगे, इतनी मतलब नाकस मनसूबाबंदी होगी फेडरल गवर्नमेंट की, तो मतलब आप अंदाजा कर सकते हैं जब वो फर्नेस ऑयल नहीं है तो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई के पास जब वो तेल नहीं मिलेगा, फर्नेस ऑयल नहीं मिलेगा और गैस की सप्लाई भी शॉर्ट कर दी जाएगी, तो लाजमी तौर पे, और गर्मी इतनी है शदीद कि मतलब लोड भी बढ़ गया, तो डेफिनेटली उनको लोड शेडिंग करनी पड़ गई। लेकिन हमने उन पर बहुत इस वक्त सख्ती से उनको कहा गया है कि फौरी तौर पे वो बंदोबस्त करें और कहीं से भी इसका फर्नेस ऑयल का अरेंजमेंट करके इसको करें। लेकिन नाअहली जो है फेडरल गवर्नमेंट की है, जिन्होंने इल प्लानिंग और नाअहली के सबब ये प्लान किया ही नहीं। और वो हैरत की बात यह है, एक सेकंड सुने, हैरत की बात यह है, तेल उस वक्त फर्नेस ऑयल की इम्पोर्ट बंद कर दी गई है जबकि तेल की हिस्ट्री में इतनी कम प्राइस कभी भी नहीं थी। दुनिया जहान के मुल्कों ने उसको हेजिंग की, उसको परचेज करके स्टोर किया, जबकि हमने महंगा तेल छोड़ दिया और हमने मतलब उसको पाकिस्तान में सही। वहाब कामरान, इम्तियाज शेख साहब ये कह रहे हैं कि सारी की सारी जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की है और ये जो फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज है या गैस की शॉर्टेज है, ये हुकूमत की वजह से है, ऐसा ही है? देखिए सिद्रा, किसी हद तक वफाकी हुकूमत भी कसूरवार है, क्योंकि मनसूबाबंदी वाकई नहीं की गई और ना ही इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन रखा गया ये फैसला करते वक्त के आगे चल के गर्मियों में क्या सूरत हाल होगी। लेकिन यहाँ पर के इलेक्ट्रिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो टाइमली फोरकास्ट करके जून के हवाले से बताती, नेपरा को भी, पीएसओ को भी और वफाकी हुकूमत को भी अगर बताना आता तो बता दिया जाता कि हमें जून के महीने में इतना फर्नेस ऑयल दरकार होगा, इतनी डिमांड का अंदाज़ा है हमारा, तो इतना हमें फर्नेस ऑयल दिया जाए। तो के इलेक्ट्रिक की जानिब से भी ताख़ीर की गई। यही वजह है कि अब जैसे 2 जून को के इलेक्ट्रिक ने ख़त लिखा, पीएसओ ने अगले दिन जवाब दिया और पीएसओ ने भी फिर विफाक को ख़त लिखा, बाद में के इलेक्ट्रिक ने भी ख़त लिखा, जिसके बाद 20 जून को कदरे ताख़ीर से हुआ ये फैसला। 20 जून को पाबंदी तो हटा दी गई फर्नेस ऑयल की इम्पोर्ट पर, लेकिन अब ज़ाहिर प्रोसेस है तो उसमें यकीनन वक्त लगेगा और मजीद कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा कराची वालों को। इसमें वक्त लगेगा, लेकिन अवाम इस वक्त अजियत से दो चार हैं। नाजरीन, आपने देखा किस तरह से इम्तियाज शेख ये कहा कि फेडरल गवर्नमेंट की भी इसमें जिम्मेदारी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुस्तकबिल के मेमारों का मामला आपके सामने रखेंगे।